नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज गो टू सेक्शन 61, पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यू कैन सी प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ। समझ लीजिए क्या है ये। The state government may, by general or special order published in the official gazette, declare that such portion of the agricultural produce or any class of agricultural produce as may appear to the state government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family shall, in the case of all agriculturists or any class of agriculturists, be exempted from liability to attachment or sale in execution of a decree। ये हुई डायरेक्ट लैंग्वेज। अब समझिए है क्या, ऐसे समझिए। कौन? द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर। अब मैंने जो ट्रिकलिश लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसमें। द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर, राज्य सरकार घोषित कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती क्या, किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट फॉर द ड्यू कल्टिवेशन ऑफ द लैंड। इसकी मैं आपको हिंदी पढ़कर सुनाता हूं, देखिए क्या हिंदी समझ में आएगा आपको ये। आगामी फसल तक उस भूमि पर सम्यक खेती करने के लिए, आगामी फसल तक, नेक्स्ट अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, आगामी फसल तक, समझे? उस आगामी फसल तक उस भूमि पर सम्यक खेती करने के लिए एक पर्पज, एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली, और निर्णीत ऋणी और उसके कुटुंब के निर्वाह के लिए, उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अब मैं आसान समझाता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उपज का, टोटल उपज का इतना भाग या ये वाली फसल, इसको अटैच नहीं किया जाएगा। इसको क्यों अटैच नहीं किया? इन दो पर्पजेस के लिए कि भाई अगली फसल आने तक, अगली जो हर फसल आएगी तब तक ये क्या कर पाए, उस आगामी फसल तक उस भूमि पर सम्यक खेती करने के लिए, कि आगे के लिए बीज भी चाहिए ना उसके लिए, अगली खेती करने के लिए आगे भी खेती कर पाए उस पर्पज से, और अपना और अपने कुटुंब का वो निर्वहन कर पाए।
इन दोनों पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए राज्य सरकार ये चाहे तो कुछ प्रोड्यूस का कुछ भाग को वो एग्जम्प्ट घोषित कर सकती है। अब इसकी देखो हेडलाइन देखो, पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पार्शियल हिंदी में बोलते हैं इसको कृषि उपज को भागता है छूट। समझे? अब दोबारा पढ़ाता हूं आपको, देखो मैं, ए स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट, येलो पढ़ो केवल आप, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस shall be exempted from liability to attachment or sale in execution of a decree। समझ में आई बात? इतना पढ़ने से कि इतना पोर्शन, सच पोर्शन, वो गवर्नमेंट बताएगी कि सच पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि उपज का इतना भाग लायबिलिटी, अटैचमेंट की लायबिलिटी से एग्जम्प्ट रहेगा। समझ आएगी बात? कौन सा सेक्शन है? 61 है। एग्जम्पशन कौन कर रहा है? डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? उसके दो पर्पज हैं। ये सेकंड पर्पज क्या है? फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली, ताकि जजमेंट डेटर जो है उसको सपोर्ट मिल पाए और अपनी फैमिली को, कुटुंब को वो सपोर्ट कर पाए। अगर सारी उपज उसकी अटैचमेंट में ले लेंगे, जितनी उसने उपज करी, जितनी फसल हुई, अगर हम सारी अटैच कर लेंगे तो ना तो वो अगली फसल के लिए कुछ कर पाएगा और ना ही अपने कुटुंब को सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये घोषणा डिक्लेयर कर सकती है कि भाई इतने पार्ट को आप टच नहीं करोगे, यू विल नॉट अटैच सच पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। सही है? पर्पज आर टू, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल भी समय तरीके से कर पाए वो, एंड सेकेंडली फॉर द सपोर्ट ऑफ जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली। हाँ है ना? कर लेंगे? नेक्स्ट 62, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। No person executing any process under this code directing or authorizing seizure of movable property, कैसी प्रॉपर्टी? Movable property, shall enter any dwelling house after sunset and before sunrise। ऐसे प्रोविजंस हम लोग, थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, पहले अरेस्ट में कर चुके हैं। अब वहां पे क्या था? पर्पज था अरेस्ट करने के लिए था। यहां क्या है? सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे? ड्वेलिंग हाउस से, निवास, ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं निवास गृह, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, सीजर मीन्स अभिग्रहण। नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आप किसी के घर में नहीं घुसेंगे। किस लिए नहीं घुसेंगे? फॉर द सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं घुसेंगे। बस तो ये याद रखिएगा, सीजर ऑफ कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं घुसेंगे। सेकंड, ये पढ़ चुके हैं पहले भी, समझा चुका हूं। नो आउटर डोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन। बाहरी दरवाजा, निवास गृह का बाहरी दरवाजा नहीं तोड़ा जाएगा। कब तक? अंटिल सच ड्वेलिंग हाउस इज इन दी ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, जब तक कि जजमेंट डेटर की ऑक्यूपेंसी में ना हो। देखो मैं इससे तेज पढ़ा रहा हूं इसमें, क्योंकि ऐसा मैं अरेस्ट के उसमें पढ़ा चुका हूं, आपको पता है। एंड ही रिफ्यूजेस और इन एनी वे प्रिवेंट्स एक्सेस देयर टू, जजमेंट डेटर की एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है और वो एंट्रेंस नहीं होने दे रहा है। सही है? बट व्हेन द पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच प्रोसेस हैज ड्यूली गेन्ड एक्सेस टू एनी ड्वेलिंग हाउस, जब वो घर में घुस चुका है, ही मे ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी रूम इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव एनी सच प्रॉपर्टी टू बी। फिर वो किसी भी रूम के दरवाजे को तोड़ सकता है यदि उसको ये संदेह हो कि जिस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, जिस प्रॉपर्टी का अभिग्रहण करने के लिए वो आया है, वो प्रॉपर्टी उस रूम में है। कर लेंगे? नेक्स्ट 3, फिर वही बात है वुमेन के उसमें, वेर ए रूम इन ए ड्वेलिंग हाउस इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए वुमन। कैसी वुमन? हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। यदि कोई रूम एक ऐसी महिला के ऑक्यूपेंसी में है जो कि कस्टम्स के अकॉर्डिंगली पब्लिक में नहीं आती है, तब तुम्हारी ड्यूटी क्या है? द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस शैल गिव नोटिस टू सच वुमेन। ऐसा व्यक्ति उसको, ऐसी महिला को नोटिस देगा, किस बात का? दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि वो वहां से हटने के लिए स्वतंत्र है। एंड आफ्टर अलाउइंग reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing,
एंटर सच रूम, ही में एंटर सच रूम फॉर द पर्पजेज ऑफ सीचिंग द प्रॉपर्टी। मैं आम भाषा में समझा देता हूं इसको। टोटल इसका निचोड़ क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी को सीज करने जा रहे हैं तो पहला राइडर क्या है कि आप सनसेट के बाद और सनसेट से पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्य से पहले आप ऐसे घर में नहीं जाएंगे। तो ये तो हुआ टाइमिंग्स के हिसाब से। दूसरी बात, क्या आप उसका ऐसे घर में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ सकते हैं? आप घर पर क्यों पहुंचे? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी को सीज करना है। तो आप जनरली आउटर डोर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आउटर डोर सुरक्षा के लिए जरूरी है किसी भी घर के लिए। लेकिन कब तोड़ सकते हैं? जब जजमेंट डेटर आप उसमें है, ऑक्यूपेंट है उसमें, और वो आपको घुसने नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में आप बाहर का दरवाजा तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी घर में घुस गए और आपको जिस प्रॉपर्टी को सीज करना है वो आपको पता है कि इस रूम में है, तो उस रूम का अगर दरवाजा तोड़ना पड़ रहा है तो आप वो रूम का दरवाजा तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रूम किसी ऐसी महिला के ऑक्यूपेंसी में है जो कि कस्टम्स के अकॉर्डिंगली पब्लिक में नहीं आती है, तो उससे पहले आपको इसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैडम आप यहां से विड्रॉ करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसको रीजनेबल टाइम देंगे और उसके बाद में आप एंट्री करेंगे वहां पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 62। 63, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। प्रॉपर्टी क्या की है? अटैच हो गई है, लेकिन कब हुई है? इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। कई न्यायालयों की डिक्री है और उन पर अटैचमेंट, उन सब के अंतर्गत इसका अटैचमेंट हुआ प्रॉपर्टी का। तब कैसे होगा? वेयर ए प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट। ध्यान कर लीजिए इस बात को अच्छे तरीके से। प्रॉपर्टी कैसी है? अंडर अटैचमेंट। यार देखिए, प्रॉपर्टी कैसी है? अंडर अटैचमेंट, नॉट इन दी कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट। किसी कोर्ट की अभिरक्षा भी नहीं है। इट इज अंडर अटैचमेंट एट प्रेजेंट। सही है? क्यों अटैच है? इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन। एक से अधिक न्यायालयों की जो डिक्री हैं उनके एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। समझ में आ गई बात? ये है हालात। मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूं इसको। वेयर प्रॉपर्टी इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन। सही है? देन द कोर्ट विच, कौन सी कोर्ट? द कोर्ट विच शैल रिसीव और रियलाइज सच प्रॉपर्टी। कौन सी कोर्ट उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगी? भाई मान लीजिए आप सभी जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने एक डिक्री पास कर दी मेरे खिलाफ। आई एम द जजमेंट डेटर। मेरी प्रॉपर्टी अब अटैच हो गई है। अब उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, या वो अटैच तो कर ली आपकी डिक्री का एग्जीक्यूशन में भी, इस डिक्री का एग्जीक्यूशन में, इस डिक्री का एग्जीक्यूशन में भी। अब आपकी कौन सी कोर्ट रिसीव करेगी उस प्रॉपर्टी को? किसकी कस्टडी में जाए प्रॉपर्टी? वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके प्रोसीड्स को? अब इन तीनों कोर्ट में किसकी ड्यूटी लगेगी पहले? ठीक है ना? तो कौन सी कोर्ट आती है? कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। तो इसको आप ऐसे देखिए, विच कोर्ट शैल रिसीव और रियलाइज सच प्रॉपर्टी। कौन सी कोर्ट इस प्रॉपर्टी को रियलाइज करेगी, रिसीव करेगी? दूसरी कोर्ट। विच कोर्ट शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू। अगर कोई व्यक्ति उस पर क्लेम करता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी मेरी अटैच कर लिया आपने समझ के मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता है कि अरे आपने गलत प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसे क्लेम आते हैं ना कोर्ट के सामने कि दिस इज ए रॉन्ग अटैचमेंट, दिस प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू द जजमेंट डेटर बट इट बिलोंग्स टू मी। तो विच कोर्ट शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू। थर्ड क्या क्वेश्चन हो सकता है? विच कोर्ट शैल डिटरमाइन एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयरऑफ। अटैचमेंट के विरुद्ध कोई ऑब्जेक्शन आया है तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? ऐसी स्थिति में दो कोर्ट हैं, कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। पहली बात, अगर कोर्ट अंडर हुच डिक्री प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच, नहीं तो अगर सब इक्वल, अगर इक्वल जुरिस्डिक्शन की है तो जिसके डिक्री में सबसे पहले अटैचमेंट हुआ था वो करेगी। समझ में आ गई बात? अब पढ़ लेते हैं दोबारा, देखिए कैसे। द कोर्ट विच शैल रिसीव और रियलाइज सच प्रॉपर्टी, है ना?
ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एंड शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू एनी ऑब्जेक्शन टू द अचीवमेंट देयर ऑफ शैल बी दी कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। पहली कंडीशन ये हो गई कि कौन सी कोर्ट डिटरमाइन करेगी सारे क्वेश्चंस को, कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट्स। अब सब कोर्ट इक्वल जुरिस्डिक्शन की आ गई हैं, उनमें कोई हायरार्की नहीं है। इन दैट केस द कोर्ट अंडर हुज डिक्री दैट प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच्ड, और यहीं से आपका प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा, जिस कोर्ट की डिक्री में सबसे पहले अटैचमेंट हुआ था वही कोर्ट इन सारे क्वेश्चन का जवाब देगी। कौन कौन से क्वेश्चन है, विच कोर्ट शैल रिसीव एंड रियलाइज सच प्रॉपर्टी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच कोर्ट शैल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू, एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच कोर्ट शैल डिटरमाइन एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर टू। तो ध्यान रखिएगा, इस स्लाइड को देख लीजिए, कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। अदरवाइज अगर कोर्ट सारी इक्वल ग्रेड की है, इन दैट केस फर्स्ट अटैचमेंट किसकी डिग्री के अंतर्गत हुआ इसमें। कैन यू डू इट, समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्रीज। इसमें भैया कम टू क्लॉज 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्रीज। नाउ यू हैव सीन इन द क्लॉज 1 कि वहां पे एक डायरेक्शन है, क्लॉज 1 डायरेक्ट करती है कि कौन सी कोर्ट उन क्वेश्चन को टेकअप करेगी। डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट, एनी क्लेम, सही है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट जाकर के उसका ध्यान नहीं गया, मान लीजिए कोर्ट का, और दूसरी कोर्ट ने टेकअप कर लिया बेटर, व्हाट विल हैपन, उसको डील करने के लिए क्लॉज 2 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्रीज। अगर किसी कोर्ट में जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उस कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी तो केवल इस सेक्शन के विरोध में जाकर है वो, इसीलिए वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी। यू कैनॉट चैलेंज ओनली ऑन दैट ग्राउंड कि यू आर प्रोसीडिंग, यू आर टेकिंग अप दीज प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सेक्शन 63। तो दिस इज ए सेविंग क्लॉज एक्चुअली, ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इनवैलिडेट, इस धारा में कुछ भी इनवैलिडेट नहीं करेंगे। क्या क्या इनवैलिडेट नहीं करेंगे, एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सही है, हाँ है ना, ठीक है। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए। तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने, ठीक। और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।